गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला में पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी आधुनिक भारत के क्रम में परवर्ती मुगल शासकों का क्रम पढ़ रहे हैं। इस क्रम में मैं आप लोगों को मोहम्मद शाह के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ाई हूँ। उस लेक्चर के दौरान मैं आप लोगों को नादिर शाह का आक्रमण भी पढ़ाई हूँ। कैसे करनाल के युद्ध में जब सादत खां की इच्छा नहीं पूरी होती है तो वो कैसे नादिर शाह के पास जाके उसे दिल्ली आमंत्रित करता है, कैसे 57 दिन तक नादिर शाह दिल्ली को लूटता है और साथ ही वो अपने साथ तख्ते ताऊस लेके जाता है। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में ये भी बताया कि तख्ते ताऊस शाहजहां के कालखंड में बना और इसके निर्माणकर्ता बेबादल खान थे। साथ ही इस तख्ते ताऊस में कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। मैंने आप लोगों को कोहिनूर हीरा के इतिहास से भी अवगत कराया कि कैसे कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के खान में मिलता है, फिर वो काकतीय राजवंश के शासक प्रताप रुद्रदेव के पास जाता है, फिर प्रताप रुद्रदेव के पास से कैसे वो हीरा मलिक काफूर दिल्ली ले जाता है, फिर कैसे वो हीरा दिल्ली से ग्वालियर जाता है, ग्वालियर से आगरा जाता है, आगरा से पुनः दिल्ली जाता है, दिल्ली से वो हीरा फिर चला जाता है आपका ईरान, ईरान से अफगानिस्तान आता है, अफगानिस्तान से पंजाब, पंजाब से फिर वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर को मिलता है और उनके माध्यम से वो ब्रिटेन चला जाता है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के क्रम में हम अगले मुगल बादशाह, परवर्ती मुगल शासकों के क्रम में जो अगले मुगल बादशाह हैं अहमद शाह, उनको पढ़ेंगे। तो आज हम अब पुनः नेक्स्ट मुगल बादशाह अहमद शाह को पढ़ रहे हैं। अहमद शाह कालखंड में पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता देती हूँ 1748 से 54। अब ये मुगल बादशाह इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें इनको पढ़ना जरूरी है, लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इनके मुगल बादशाह रहने के दौरान क्या क्या बदलाव हुए, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही होती है। तो क्या क्या बदलाव हुए उस बदलाव को पढ़ना है, ठीक है। आगामी जितने मुगल शासक होंगे कुछ ना कुछ बदलाव होते रहेगा, कुछ ना कोई युद्ध होगा, कोई ना कोई घटना होगी जो कि अंग्रेजों के माध्यम से होगी, तो उस चीज के लिए ये शासक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अब अहमद शाह कौन थे? मोहम्मद शाह के, अब ये चीजें मैं इसलिए बताती हूँ कि थोड़ा सा लिंकअप हो जाए। मोहम्मद शाह के पुत्र थे। एक स्टोरी में आप लोगों को बताई थी, इनको मैंने बताया था कि इन्होंने उपाधि धारण की थी रंगीला की। तो स्टूडेंट्स रंगीला की उपाधि धारण किए थे ये, और इन्होंने उस दौरान एक नर्तकी से विवाह किया था। अर्थात अहमद शाह की माता का नाम, माता जो थी एक नर्तकी थी। नर्तकी बोले तो किसी बंजारा ग्रुप से ये संबंध रखती थी, नृत्य करती थी, नर्तकी थी। उधम बाई नाम था इनका, उधम बाई इनका नाम था। और क्योंकि ये बंजारे ग्रुप से थी तो बंजारा लोग कबीला में चलते हैं, तो कबीला की ये प्रमुख थी, इसलिए इनको एक उपाधि दिए थे। ये माता को एक उपाधि मिली थी, किबला ए आजम। किबला ए आजम की उपाधि इनको प्राप्त हुई थी। स्टूडेंट, जब अहमद शाह शासक बनते हैं तो शासन की वास्तविक शक्ति इनके हाथों में नहीं होती है। शासन की वास्तविक शक्ति जो होती है वो उस दौरान एक किन्नर रहता है उसके हाथों में होती है। तो इनके काल में शासन की वास्तविक शक्ति शासन की वास्तविक शक्ति जो रहती है वो जाबिद खां के हाथों में होती है, जाबिद खां। और ये एक किन्नर रहते हैं। आप देखते होंगे मोहम्मद मलिक काफूर को, वो भी एक किन्नर रहते हैं। ये लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो जाबिद खां एक्सपर्ट थे, समझदार थे, तो इन्हीं के नेतृत्व में इनका शासन चल रहा था। और जाबिद खां को अहमद शाह ने एक उपाधि दी थी नवाब बहादुर की।
ये अहमद शाह को शासन प्रशासन में सहयोग देते थे। अब इनके लिए एक इनके कालखंड में एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाता है। देखिए 1748 से 1754 है। अब मैं आपको बताई थी कि कालखंड लिखने का कारण क्या है। 1748 में अहमद शाह अब्दाली भारत पे आक्रमण करता है, तो इन्हीं का काल रहता है। अहमद शाह अब्दाली का भारत पे आक्रमण होता है, और कल ही मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को बताई हूँ अहमद शाह अब्दाली के बारे में। ये नादिर शाह के सेनापति रहते हैं, और नादिर शाह की मृत्यु के बाद ये अफगानिस्तान में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, और उसी दौरान ये ईरान से अफगानिस्तान कोहिनूर हीरा लेके आए रहते हैं। इसलिए अहमद शाह अब्दाली हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो कि कल ही हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो ये जितनी चीजें हैं अहमद शाह के बारे में है, और अहमद शाह के काल में यहाँ अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था भारत पे। तो ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये अहमद शाह जो मुगल शासक हैं, उनके बारे में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैक्सिमम परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट शासक के बारे में आप लोगों को पढ़ाती हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम अहमद शाह के बाद पुनः नेक्स्ट शासक आलमगीर द्वितीय को पढ़ते हैं। आलमगीर सेकंड 1754 से 58 इनका कालखंड है। अब 1754 से 1758 इनका कालखंड है, तो आपको बहुत चीजें मिलेंगी जो इनके कालखंड के दौरान भी घटित होती हैं। अब इनके बारे में जान लेते हैं हम लोग, ये कौन थे। तो ये जहांदार शाह के पुत्र थे। जहांदार शाह के पुत्र थे। वास्तविक नाम इनका नाम आलमगीर सेकंड ये जब शासक बने तब इन्होंने रखा। वास्तविक नाम इनका अजीजुद्दीन था। इनका वास्तविक नाम अजीजुद्दीन था। इनका कालखंड इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इन्हीं के शासन काल के दौरान दो महत्वपूर्ण घटना घटती है। बंगाल से संबंधित दोनों घटना है। उस घटनाओं को हम बंगाल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम यहाँ थोड़ा सा जान लेंगे, उस घटना का नाम ही जान लेंगे, तो जब हम बंगाल को पढ़ेंगे तो उस टाइम में हम क्या करेंगे कि उस घटना को पढ़ेंगे तो हमें आलमगीर द्वितीय याद आएंगे और रिवीजन भी हो जाएगा। तो इनके काल में दो महत्वपूर्ण घटना घटी। एक ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसको हम लोग काल कोठरी कांड कहते हैं, 1756 बंगाल में। और दूसरा होता है प्लासी का युद्ध। ये दोनों घटना बंगाल में ही होती है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। अब ये दोनों घटना इंपॉर्टेंट है, और बंगाल के इतिहास में क्या संपूर्ण भारत के इतिहास में ये घटना अंग्रेजों के लिए एक मील का पत्थर है। उनके शासन को एस्टेब्लिश करने के लिए एक मील का पत्थर है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गए। तो आलमगीर द्वितीय, तो 23 जून 1757 प्लासी की लड़ाई, 1756 ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो ये दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए एक चीज और, जनवरी 1757 अर्थात इनके भी काल में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर आक्रमण किया। जनवरी 1757 जब आता है तो अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर आक्रमण करता है।
मैं पीछे के लेक्चर में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये लगभग 7 बार भारत पे आक्रमण किए रहते हैं। तो उस दौरान ये दिल्ली पे आक्रमण करते हैं और इसमें इस समय इम्पोर्टेंट क्या होता है कि पूरे 1 माह ये दिल्ली को लूटते हैं। मतलब पूरे 1 महीने इन्होंने दिल्ली को लूटा, दिल्ली में त्रासदी की। अब स्टूडेंट इनके बाद एक शासक है शाहजहां तृतीय, यहीं पे पढ़ा देती हूँ। शाहजहां तृतीय महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में। इनका वास्तविक नाम पहले भी लेक्चर में बता चुकी हूँ, मिहिर उल मिलर। मिहिर उल मिलर इनका वास्तविक नाम था और इन 1758 से 1759 तक ये शासन किए। महत्वपूर्ण क्या है कि इमादुल मुल्क के सहयोग से ये शासक बने थे। इमाद उल मुल्क के सहयोग से शासक बने। अब महत्वपूर्ण इनमें क्या है कि जब ये शासक बने उस समय शाह आलम को शासक बनना था, तो इन्होंने उसी के लिए इमादुल मुल्क को चुना और ये पहले शासक बने। और इनके शासक बनने के बाद इनके बाद नेक्स्ट शासक होंगे शाह आलम। आप ऐसा करिए कि पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए और फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट शासक के बारे में बताती हूँ। स्टूडेंट्स हो गया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट शासक शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। अब शाह आलम द्वितीय भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके कालखंड में भी बहुत इम्पोर्टेंट घटनाएं होती हैं। अभी लेक्चर के दौरान मैं बताऊंगी आप लोगों को, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण मतलब मैक्सिमम लड़ाई तो इनके कालखंड में होती है क्योंकि लंबा शासन रहता है इनका। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है आपका बक्सर का युद्ध, आप लोग जानते भी हैं। ये जो थे आलमगीर द्वितीय के पुत्र थे। आलमगीर द्वितीय के पुत्र थे। इनका वास्तविक नाम जो था अली गौहर था। इनका वास्तविक नाम अली गौहर था। कहा जाता है कि मराठों के सहयोग से शासक बने। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये हो जाएगी कि मराठे आखिर इनको शासक क्यों बनाएंगे, क्योंकि वो तो पहले से ही मुगलों को अपना दुश्मन समझते थे, हिंदू सत्ता का स्थापना करना चाहते थे। फिर उस टाइम इन्होंने इनको शासक बनने में सहयोग क्यों किया? तो स्टूडेंट कारण ये था कि मराठे अगर मुगलों को नहीं पसंद करते थे तो कहीं ज्यादा वो अंग्रेजों को नहीं पसंद करते थे, और वो अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के लिए एक नेतृत्वकर्ता के रूप में इनको सत्ता पे बिठाए। और साथ ही साथ उनको ये लगा कि ये शासक बनेंगे तो इनको हम एक कठपुतली बना के और अंग्रेजों से लड़ेंगे और अंग्रेजों को हम देश से बाहर कर देंगे, और उसके बाद जब अंग्रेज चले जाएंगे तो फिर ये तो हमारे ही हाथ के रहेंगे, इनको भी हम समाप्त करेंगे और दिल्ली पे हिंदू राजवंश की स्थापना करेंगे। ऐसा सपना रहता है उनका। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मराठों के सहयोग से शासक बने। अब आपको इनका कालखंड में बता देती हूँ, 1759 से 1806। अब देख सकते हैं कि लगभग बहुत ज्यादा टाइम इन्होंने शासन किया। 1759 ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मराठों के सहयोग से ये सत्ता में बैठे। ऐसा नहीं था, पहले तो ये शासक बने ही थे। मराठे सहयोग कब करते हैं? तो 1765 से लेके 1772 तक
ये इलाहाबाद में अंग्रेजों के कंट्रोल में थे। अब आपके मन में एक सवाल कौन रहा होगा कि भाई अंग्रेजों के कंट्रोल में ये क्यों थे, क्या कारण था। फिर अंग्रेजों के ये कंट्रोल में थे, फिर इनको महादजी सिंधिया महादजी सिंधिया ने अंग्रेजों से छुड़ाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। कारण क्या था कि महादजी सिंधिया को अंग्रेजों से मुक्त करवा के इनको और दिल्ली की गद्दी पे बिठाना पड़ा। तो स्टूडेंट्स, कारण था 1764 में बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध को हम आगे अभी पढ़ेंगे, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का हम राजनीतिक विकास देखेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे देते हैं। क्या हुआ कि मीर कासिम को अंग्रेजों ने गद्दी से हटाया, बंगाल के सत्ता से। अभी हम जब बंगाल पढ़ेंगे तो आपको मीर कासिम का इतिहास समझ में आएगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को बंगाल की गद्दी से हटाया। अब बंगाल की गद्दी से जब मीर कासिम को हटाया गया तो मीर कासिम सुजाउदौला के पास जाते हैं, जो कि अवध के नवाब रहते हैं। वैसे मैं इसको रिपीट करूंगी पुनः, लेकिन एक बार मैं यहाँ ब्रीफ कर दे रही हूँ। अवध के नवाब रहते हैं, उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि अंग्रेजों ने मुझे बंगाल की गद्दी से हटा दिया है और मेरे जगह किसी और को वहां पे उन्होंने शासक बनाया है। और अब उनका नेक्स्ट प्लान यही है कि वो बंगाल से दिल्ली पे कंट्रोल करने जाएंगे, और दिल्ली पे अगर वो अधिकार करने जाएंगे तो सबसे पहला कंट्रोल दिल्ली से पहले वो आपके पे करेंगे। इसलिए आप मेरा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने में सहयोग करिए। तो सुजाउदौला को लगता है कि बात तो सही है, अंग्रेज आएंगे अवध में तो वो मेरे पे आक्रमण करे, मुझे अवध की गद्दी से हटाए, तो क्यों ना मैं ही युद्ध ठान दूं उनके खिलाफ। अब ये दोनों मिलके वहां उस टाइम दिल्ली की सत्ता पे कौन था, तो शाह आलम द्वितीय के पास गए, सेकंड के पास ये लोग दिल्ली गए और वही बात रिपीट की कि अवध के बाद दिल्ली का ही नंबर है, इसलिए आप भी भारत के नेतृत्वकर्ता होने के नाते इस युद्ध में हमारा सहयोग करिए। फिर तीनों एक होते हैं और बक्सर में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में इकट्ठे आते हैं, और यहाँ पे अंग्रेज क्या होता है, जीत जाते हैं। अंग्रेज जीतते हैं तो मीर कासिम नेपाल भाग जाते हैं और इन दोनों को बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाकर इलाहाबाद लाया जाता है और इलाहाबाद लाके यहीं पे इनसे इलाहाबाद की संधि की जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये सारी संधि वगैरह को हम आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे बस ब्रीफ कर दिए कि क्यों शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद में उतना दिन रहना पड़ा था, क्यों महादजी सिंधिया को शाह आलम को छुड़ाने जाना पड़ा। क्योंकि महादजी सिंधिया को ये लगा कि अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार करने से अच्छा है कि हम अपने यहाँ जो मुगल शासक शासन कर रहे थे, जो कि पहले मुस्लिम थे लेकिन बाद में वो भारतीय हो गए थे, उनके अधीन रहे, और उन जो हमारे सहयोग से शासक बनेगा उसको हटाना तो हमारे लिए और आसान होगा। तो ये कहानी थी उनका बीच में सत्ता में जो ब्रेकडाउन हुआ था उसका। उसके बाद क्या होता है,
इलाहाबाद की संधि हो जाती है, और इलाहाबाद की संधि के बाद क्या होता है कि इनके कालखंड में और भी बहुत सारे युद्ध होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर के युद्ध के बाद आपका आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है, फिर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी इनके काल में होता है। अंततः रूहेला सरदार गुलाम कादिर, इन्हें अंधा करवा देता है। ये रुहेलखंड के क्षेत्र में रहते थे, और रुहेलखंड की स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद खां बंगस ने। ये इनको अंधा करवा देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि जो इलाहाबाद की संधि होती है, उस संधि के बाद ये पहले पेंशन भोगी मुगल शासक बनते हैं। पहले पेंशन भोगी मुगल शासक बनते हैं। और इस संधि के साथ ही यहाँ पे मैं बताई हूँ, इलाहाबाद की संधि आगे भी मैं पढ़ाऊंगी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इनको प्राप्त हो जाती है, और 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है, क्योंकि ये पेंशनर बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। आगे हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़िए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। ये सारी चीज़ें टॉपिक वाइज आप लोगों को पढ़ाई जाएगी, तो आप सभी अपना नोट्स भी प्रिपेयर करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते रहिए, ताकि आप ये जान पाएँ कि जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो परीक्षा में पहले पूछा गया है कि नहीं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़िए। और बाकी चीज़ें, मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस भी धीरे धीरे आती रहेंगी। प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से समझिए। अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, हम जरूर उसका जवाब देंगे। स्टूडेंट्स, थैंक यू।